एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जो हम स्टेप्स अब तक डिटेल में कवर कर चुके हैं, पहला स्टेप था आइडेंटिफाई कॉस्ट सेंटर, दूसरा स्टेप था एलोकेट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कॉस्ट, तीसरा स्टेप था अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, चौथा स्टेप था रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। इन चारों स्टेप्स की जो आउटकम थी, आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री के जितने भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे थे, वो सारे का सारे तकसीम हो गए थे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। और इसके बाद हमने कहा था जब आखिरी स्टेप आता है कि तमाम खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम हो गए हैं, तो जो बात हमने शुरू की थी कि भाई जो डिपार्टमेंट जिस प्रोडक्ट पे जितने यूनिट्स बना रहा है उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब कर दी जाए। एब्जॉर्ब करने से मुराद प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाए उसका हिस्सा। एब्जॉर्प्शन से मुराद होता है कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट एब्जॉर्ब करने से मुराद है कि प्रोडक्ट का जो हिस्सा बनता है वो फेयरली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किया जाए। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमें सबसे पहले एब्जॉर्प्शन रेट डिटरमिन करना पड़ता है कि अभी हम किस बेसिस पे ओवरहेड को, डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम एब्जॉर्ब करें प्रोडक्ट की कॉस्ट में। बेसिस की डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का बेसिक फार्मूला, जो आखिरी स्टेप हमारा स्टेप नंबर 5 है, उसकी हम बात कर रहे हैं, वो फार्मूला था बजटेड एनुअल प्रोडक्शन overheads divided with budgeted annual base। अब ये बेस क्या है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। What should be the appropriate base। अब यहाँ पे हमने कल जो थोड़ी सी बातें सीखी उसमें था कि बेस कुड बी यूनिट्स, लेकिन इसके लिए हमने कहा था हम यूनिट्स को बेस तब बनाएंगे व्हेन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग ओनली वन प्रोडक्ट। अगर कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है तो फिर बेस शुड बी टाइम बेस्ड, फिर टाइम बेस्ड होनी चाहिए बेस। और उसमें हमने दो ऑप्शन देखी थी, इट कुड बी लेबर आवर और मशीन आवर्स। दीज आर द थ्री फेमस बेसिस, यूनिट्स, लेबर आवर, मशीन आवर। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, उनको भी हम टच नहीं करते, फिर कभी आगे सामने आएंगे देख लेंगे, किताब में लिखी हुई है, नोट्स में, बट फिलहाल डिस्कशन में मैं नहीं ला रहा। तो तीन बेसिस हैं जिनके बारे में नॉर्मली जो यूज बेसिस हैं। यूनिट्स आप यहाँ पे ओवरहेड डिवाइड विद बजटेड प्रोडक्शन तब करेंगे जब कंपनी इज प्रोड्यूसिंग वन प्रोडक्ट। कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट टाइम लगता है, तो फिर टाइम बेस्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। जैसे अगर डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि हमने कल बात की थी हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट वाइज निकालना है, प्रेफर करते हैं। ओवरहेड्स कॉस्ट को डिपार्टमेंट में तकसीम करने का मकसद ही ये था कि जो डिपार्टमेंट जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट में ऐड की जाए, एब्जॉर्ब की जाए। तो जो डिपार्टमेंट लेबर इंटेंसिव होगा उसके लिए हम बेस लेंगे उस डिपार्टमेंट के बजटेड लेबर आवर्स, और जो डिपार्टमेंट मशीन इंटेंसिव होगा उसके लिए बेस हम लेंगे उसके मशीन आवर्स। सो एनुअल, बजटेड एनुअल लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। सो इनमें से कोई भी हम बेस ले सकते हैं, डिपेंडिंग डिपार्टमेंट की नेचर क्या है। हमारा एक डिपार्टमेंट हो सकता है लेबर इंटेंसिव हो, उसकी बेस हम लेबर आवर्स ले सकते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट मशीन इंटेंसिव हो, उसकी बेस हम मशीन आवर्स ले सकते हैं। और जब हमारे पास कॉस्ट आ जाती है, जैसे मैंने कल आपसे एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस की थी, सपोज हमने कहा हमारे दो डिपार्टमेंट हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एक्स है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग वैल्यूज़, उसका रेट निकला है 4 रुपये पर लेबर आवर। दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाई है, उसका रेट निकला सपोज 10 रुपये पर मशीन आवर। एंड देन वी आर टोल्ड एक प्रोडक्ट ए की कहानी, प्रोडक्ट ए की कहानी जिसमें डिपार्टमेंट एक्स में लगते हैं
दो लेबर आवर जिस पे डिपार्टमेंट वाई में लगते हैं से 3 मशीन आवर। हमसे पूछा जाए बताइए प्रोडक्ट ए की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या है। तो जब हमारे पास रेट आ जाएंगे, डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट से आई हुई है, बजटेड एनुअल लेबर आवर्स या मशीन आवर्स, वी विल बी गिवन इंफॉर्मेशन कि अगले साल हमने कितने घंटे काम करना है। जब हम रेट निकाल लेते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट निकालने का तरीका है डिपार्टमेंट एक्स 2 लेबर आवर, डिपार्टमेंट एक्स का रेट 4 रुपीज़ पर लेबर आवर, डिपार्टमेंट वाई 3 मशीन आवर लगते हैं, डिपार्टमेंट वाई का रेट 10 रुपये पर मशीन आवर, मल्टीप्लाई करेंगे 8 रुपया 30 रुपया रुपीज़ 38। ये है जी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड करके, इस कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड करके प्रोडक्ट ए की प्रोडक्शन कॉस्ट मेजर कर लेंगे। ये वो वैल्यू है जिसके लिए हमने पहले दूसरे लेक्चर से हमने बात शुरू की थी कि ओवरहेड कॉस्ट मेजर करना, दैट इज़ अ चैलेंज कि ओवरहेड कॉस्ट कैसे आई करो। आपने देखा हमने स्टेप वाइज, ये 5वां स्टेप है जिसको हम एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं, जिसमें एब्जॉर्प्शन रेट इस्टेब्लिश किया जाएगा डिपार्टमेंट वाइज और फिर देखा जाएगा किसी एक प्रोडक्ट पे कितना टाइम लग रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। जितना टाइम लग रहा है वो टाइम को रेट से मल्टीप्लाई करके उसकी कॉस्ट हम एस्टिमेट कर लेते हैं। दिस इज द ओवरहेड विच शैल बी एब्जॉर्ब्ड इन प्रोडक्ट ए, इन 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए के 1 यूनिट की कॉस्ट में ये ओवरहेड एब्जॉर्ब करने चाहिए, ऐड करने चाहिए। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये स्टेप नंबर 5 की मैंने जो कल आखिरी 5 मिनट में एक्सप्लेनेशन दी थी, मैंने उसको दोबारा रिपीट किया। विल डू अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन ऑन दिस एरिया, लेकिन स्टेप नंबर 5 एक्सप्लेन्ड यहाँ पे। जी कोई सवाल? किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई, पूछिए। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जी इसी आइडिया के ऊपर, बल्कि लेट्स डू 2 इलस्ट्रेशंस, फिर हम बात करते हैं। इलस्ट्रेशन 12 पे आइए ज़रा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट्स मेजर करना और कॉस्ट पर यूनिट निकालना। इलस्ट्रेशन 12 पेज 22 पे है। इसकी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब इन ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स बताइए और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स बताइए। प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट से मुराद प्रोडक्शन कॉस्ट ली जाती है। ओवरहेड कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो JS लिमिटेड का क्वेश्चन है। JS इज द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एक्स विच हैज़ द फॉलोइंग कॉस्ट कार्ड: डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और तमाम डायरेक्ट कॉस्ट का सम उसको प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। तो 32 रुपीज़ इसकी प्राइम कॉस्ट है। JS लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 2000 यूनिट्स इन अ मंथ। JS एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। हमें उसने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की बेस बता दी है। उसने कहा जी बेस है क्या? यूनिट्स। नॉर्मली क्वेश्चन में हो सकता है हमें बेस दी जाए, अगर बेस नहीं दी जाएगी तो हमें असूल के तहत कि भी लेबर इंटेंसिव है, मशीन इंटेंसिव है, 1 यूनिट बना रहा है, 2 यूनिट, 1 प्रोडक्ट बना रहा है, 2 प्रोडक्ट बना रहा है, उसके मुताबिक हमें चूज़ भी करनी पड़ सकती है। सो हमें ये भी चीज़ देखनी है कि अगर सवाल में बेस गिवन है तो फॉलो दैट, लेकिन अगर सवाल में बेस सिलेक्ट नहीं हुई तो किस असूल के तहत बेस सिलेक्ट की जाती है वो असूल हमें पता होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर कंपनी 1 प्रोडक्ट बना रही है बेस शुड बी पर यूनिट। अगर कंपनी 1 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है बेस शुड बी टाइम बेस्ड। वो लेबर आवर बेसिस भी हो सकती हैं, मशीन आवर बेसिस भी हो सकती है। दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द डिपार्टमेंट। लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट हो जिसमें ज़्यादा लेबर काम करती है, मशीनें कम काम करती हैं, वहाँ पे बेस हम लेबर आवर बनाते हैं। जहाँ पे मशीनें ज़्यादा काम करती हैं, लेबर कम काम करती है, वहाँ पे बेस हम मशीन आवर बनाते हैं। तो कमिंग टू द क्वेश्चन, उसने बता दिया जी कंपनी की पॉलिसी है ओवरहेड जो है वो यूनिट बेसिस पे एब्जॉर्ब होते हैं। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस JS लिमिटेड एस्टिमेट्स इट्स मंथली ओवरहेड विल बी एज फॉलो: हीटिंग, पावर, मेंटेनेंस, टोटल 11,000। अब एक बड़ी सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, इसमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। इसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई एलोकेशन नहीं है। सिंपली उसने हमें 2 इन्फॉर्मेशन दी है,
बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड बता दिए उसने हमारे क्या होंगे अगले साल, और उसने हमारे पास बजटेड एनुअल प्रोडक्शन बता दी है अगले साल की क्या होगी। तो हम यहां से सिंपली, हमारी पहली रिक्वायरमेंट है ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड इन ईच प्रोडक्ट ऑफ ए। तो हमें बेसिकली ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट बनाने को कहा गया है। यहाँ पे जो कि बेसिस पर यूनिट ही है, तो हमें सिंपली ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट बनाना है। उसका फॉर्मूला है बजटेड एनुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन। तो कितने हैं जी बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स? 11,000 एंड बजटेड प्रोडक्शन 2,000 यूनिट्स। तो यहां से रेट निकाल लो, क्या आया? इट इज ₹5.50 पर यूनिट। ये हमारा पार्ट ए है, ओवरहेड कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड इन ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ही पर यूनिट निकालना है, तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज ₹5.5। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 में वो कह रहे जी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। तो हमने कॉस्ट पर यूनिट की जो डिटेल पड़ी हुई है, इट इज प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट। ये डिटेल है जी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज गिवन कितनी जी? 32, और ओवरहेड कॉस्ट हमने पार्ट 1 से निकाली 5.5। सो प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी आई जी? 37.50। ठीक है जी, ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। हमने ये इलस्ट्रेशन 12 को सॉल्व किया। इट वॉज अ सिंपल केस वेयर देर वर नो डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट नहीं थे, हमें कंपनी के टोटल उसने खर्चा बता दिया कि ओवरहेड हमारा अंदाज़न कितना आने वाला है अगले साल, और अंदाज़न हम कितनी प्रोडक्शन करने वाले हैं अगले साल। इस डाटा को लेके ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनाई, और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को हमने ऐड कर दिया प्राइम कॉस्ट में। हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई। आपके साथी ने क्वेश्चन किया, फार्मूला में प्रोडक्शन बजटेड एनुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ओवर बजटेड एनुअल प्रोडक्शन लिखी जा रही है, तो क्या ज़रूरी है ये डाटा एनुअली हो? यही सवाल है बेटा आपका। तो दिस इज हाउ वी नॉर्मली डिटरमिन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नॉर्मली ऐसे ही लिया जाता है, बट अगेन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है क्वेश्चन आपको कहे जी हमारी मंथली प्रोडक्शन ओवरहेड बजटेड इतने हैं और मंथली प्रोडक्शन इतनी है, तो आप मंथली कॉस्ट ओवर मंथली प्रोडक्शन भी कर सकते हो। दैट डिपेंड्स। नॉर्मली दिस इज हाउ डाटा इज यूज्ड, लेकिन क्वेश्चन में चेंज मे रिक्वायर यू टू चेंज द वर्किंग। हो सकता है आपको मंथली डाटा दे दे, हो सकता है आपको क्वार्टरली डाटा दे दे, बट ज़हन में रखना है कि जिस पीरियड की कॉस्ट है उसी पीरियड की आपने एक्टिविटी लेनी है, प्रोडक्शन लेनी है। 1 महीने के खर्चे हैं तो 1 महीने के ही लेबर आवर लोगे। 1 महीने के खर्चे हैं न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में 1 महीने की प्रोडक्शन ही लेनी है। दिस इज द थिंग विच यू नीड टू टेक केयर। बट नॉर्मली हम एनुअल डाटा को लेके ही ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिटरमिन करते हैं। जी, कोई और सवाल? किसी और बच्चे के जहन में कोई सवाल? अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 13 पे आइए ज़रा। यही कॉन्सेप्ट, लेकिन अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल के डिपार्टमेंट वाइज बात होने जा रही है। इसकी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट फॉलोइंग्स: मशीनिंग डिपार्टमेंट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, असेंबली डिपार्टमेंट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, एंड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ई यूजिंग डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है। ये जो मैंने आपको शुरू में इलस्ट्रेशन नहीं छोटी सी दी थी, ये इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है। इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं जी। हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी बनाना है और ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट भी बनानी है। बाबर लिमिटेड का सवाल, डाटा पढ़िए जी। अच्छा जी, हमें सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ नोट करते हैं
हमें दो डिपार्टमेंट्स के बजटेड ओवरहेड्स दिए गए हैं और हमें रिक्वायरमेंट में ये भी बता दिया गया है कि दोनों डिपार्टमेंट्स का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर बनाना है। तो इसका मतलब हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का जो फार्मूला यूज़ होगा दैट विल बी बजटेड एनुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड आवर्स। एनुअल, चलिए यहाँ पे भी एनुअल का वर्ड लगा देते हैं, एनुअल आवर। यहाँ से हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे दोनों डिपार्टमेंट्स का। अगर हम देखें मशीनिंग, एक डिपार्टमेंट मशीनिंग है, एक डिपार्टमेंट असेंबली है, दोनों के बजटेड ओवरहेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक का 4 लाख है, एक का 6 लाख है। 4 लाख और 6 लाख। अब हमें इनके बजटेड आवर्स चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, वर्किंग 1 इसके आवर की बनाते हैं, वर्किंग 2 इसके आवर की बनाते हैं, तो हमारे पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। ऑलवेज रेफर योर वर्किंग। हमने फार्मूला लिखा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकाले जाते हैं, मशीनिंग और असेंबली के ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की कैलकुलेशन, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट 1 और रिक्वायरमेंट 2, ये हम इसको वर्किंग 1 और 2 से एड्रेस करने जा रहे हैं। बजटेड आवर्स मशीनिंग डिपार्टमेंट के, अभी हम इन वर्किंग को एफिशिएंटली प्रेजेंट कर पाएंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको ज़रा डिटेल में प्रेजेंट कर रहा हूँ। हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट में वो कितनी हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट बन रही है जी मशीनिंग में, डी, ई एंड एफ। मशीनिंग डिपार्टमेंट में 3 प्रोडक्ट्स बन रही हैं। आवर पर यूनिट कितना है जी हर प्रोडक्ट का, डी का 2, 4, 1 और 9 और तो बेटा फिर एफ लिखवाया क्यों है मुझे? मैंने आपसे पूछा कितनी प्रोडक्ट बन रही है, तो आपको 2 बन रही है भाई। F0 का मतलब एफ इस डिपार्टमेंट में तो नहीं ना बन रही फिर, ठीक है जी। हमारे पास मशीनिंग में सिर्फ 2 प्रोडक्ट बन रही हैं। प्रोडक्ट एफ मशीनिंग डिपार्टमेंट में आती नहीं है, वो असेंबली से ही फाइनल होके चली जाती है। तो 2 और 4 डी एंड डी 2 प्रोडक्ट्स हैं। इनकी प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन कितनी है, कितने यूनिट्स बनाने हैं आपने, डी के 2000 और ई के 4000। इसका मतलब हमारे बजटेड जो आवर्स लगेंगे मशीनिंग डिपार्टमेंट में 2000 बनाने के 2 के हिसाब से 4000 और 4000 बनाने के लिए 16000, बजटेड आवर्स मशीनिंग के बनेंगे 20000। मशीनिंग डिपार्टमेंट में आपके 20000 घंटे लगाने का इरादा है, क्योंकि आप मशीनिंग डिपार्टमेंट में अगले पीरियड में 2000 यूनिट्स डी के बनाएंगे, 4000 यूनिट्स ई के बनाएंगे। पर यूनिट कितना टाइम लगना है वो अवेलेबल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बनाने में कितने घंटे लगेंगे, ई में कितने लगेंगे, टोटल कितना टाइम लगने वाला है। ये जी मशीनिंग डिपार्टमेंट के आवर्स आ गए 20,000 और यहाँ से मशीनिंग डिपार्टमेंट का रेट आ गया कितना जी, ₹20 पर आवर। ये मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। डिपार्टमेंट के ओवरहेड का खर्चा डिवाइडेड विद डिपार्टमेंट के आवर्स। इस केस में बेसिस हमें आवर्स दी गई थी। सेम वर्किंग हम असेंबली के लिए बना सकते हैं। अब असेंबली में आपकी 3 प्रोडक्ट्स बन रही हैं, डी, ई एंड एफ। टाइम पर यूनिट कितना लग रहा है जी असेंबली में, 2, 1 एंड 8। यूनिट्स तो वही 2000 डी के हैं, 4000 ई के और एफ के 1000। टोटल आवर्स 4000 लगेंगे यहाँ पे, 4000 लगेंगे यहाँ पे और 8000 लगेंगे यहाँ पे। टोटल जो असेंबली डिपार्टमेंट में हैं वो लगने वाले हैं 16000। ये टोटल बजटेड आवर्स की डिटेल आ गई 16000। सो इसी तरह असेंबली का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लीजिए, कितना है जी, ₹37.5।
तो हमसे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर मांगा गया था, तो हमने 1 और 2 दोनों की रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर दिया। ये हमारा 1 का जवाब है, ये हमारा 2 का जवाब है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें डिपार्टमेंटल यहाँ पे डिटरमिन करने की रिक्वायरमेंट थी, तो हमने डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया। अच्छा, ये पार्ट 1 और 2 तो हमारा एड्रेस हो गया। पार्ट 3 ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ई यूजिंग डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ये जो आपने डिपार्टमेंट के 2 ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाले हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए बताइए ई की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि ई के डिफरेंट डिपार्टमेंट में टाइम कितना लग रहा है। हम यहाँ पे जो देख पा रहे हैं पार्ट 3 की अगर रिक्वायरमेंट देखें तो ई पे मशीनिंग में भी टाइम लग रहा है, असेंबली में भी टाइम लग रहा है। मशीनिंग में टाइम लग रहा है ई पे 4 घंटे, और असेंबली में टाइम लग रहा है ई पे 1 घंटा। और हमने कॉस्ट का अंदाज़ा लगाया है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में 1 घंटे का मतलब 20 रुपये है, और असेंबली डिपार्टमेंट में 1 घंटे का मतलब 37.5 है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये बना 80, ये बना 37.5। सो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज़ 117.50। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ दिस इलस्ट्रेशन। हमसे कहा गया पार्ट 3 में ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ई बताइए, तो उसके लिए हम देखेंगे ई पे डिफरेंट डिपार्टमेंट में कितना टाइम लग रहा है, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की टाइम की कॉस्ट हमारे पास है। तो जितना टाइम जिस डिपार्टमेंट में लग रहा है, टाइम मल्टीप्लाइड विद द रेट। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में रेट निकाला हुआ है। मशीनिंग का रेट है 20 रुपये पर आवर, 4 घंटे मशीनिंग में लगे, 20 × 4 80 रुपये मशीनिंग से हिस्सा आ गया। असेंबली का रेट है 37.5 पर आवर, असेंबली में ई पे लगा है 1 घंटा, तो हमने 1 × 37.5, टोटल ओवरहेड कॉस्ट इज 37.5। इसको हम ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट भी कहते हैं। इसको हम ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट भी कहते हैं। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कह लो, ओवरहेड एब्जॉर्ब पर यूनिट कह लो, एक ही बात है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? कोई चीज़ समझ नहीं आई यहाँ पे पूछिए। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिटरमिन करना, डिपार्टमेंटल ओवरहेड कैसे आते हैं वो हम एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट से बात कर चुके हैं। बेस अगर अवेलेबल हो जाए तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट वाइज बनाया जा सकता है। डिपार्टमेंट वाइज रेट अवेलेबल हो, डिपार्टमेंट वाइज टाइम अवेलेबल हो, किस प्रोडक्ट पे कितना टाइम लग रहा है, आप ओवरहेड कॉस्ट भी बना सकते हो पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने अभी वर्कआउट करना सीखा। हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स अवेलेबल थे, हमने डिपार्टमेंट वाइज रेट निकाला। इसके एक पैरेलल में एक और ऑप्शन भी होती है, ऑल्दो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन एग्जामिनर में आस्क यू टू यूज़ दैट मेथड एज वेल। इसको कहा जाता है ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, या इसको फैक्ट्री वाइड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी कहा जाता है। और ये डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का एक अल्टरनेटिव है। डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का एक अल्टरनेटिव मेथड है। डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने अभी यहाँ पे सीखा कि आप डिपार्टमेंट का खर्चा डिवाइडेड विद डिपार्टमेंट की एक्टिविटी, आवर्स हैं, यूनिट्स हैं, आप उस तरह चलिए। लेकिन एक ऑप्शन होती है, आल्दो मैंने जैसे कहा, दो नॉट रिकमेंडेड ऑप्शन, बेहतर तरीका डिपार्टमेंट वाइज चलना ही है, लेकिन एग्जामिनर में आस्क अस टू वर्क आउट ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, फैक्ट्री वाइड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसको एट टाइम सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी कहा जाता है, सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। द फार्मूला इज वेरी सिंपल।
इंस्टेड कि आप हर डिपार्टमेंट का ख़र्चा अलग-अलग लो, हर डिपार्टमेंट के आवर्स अलग-अलग लो, इसी केस में हमें इसकी इलस्ट्रेशन जो है वो इलस्ट्रेशन 14 अवेलेबल है। इलस्ट्रेशन 14 पे अगर जाइए, उसने कहा जी यूजिंग डाटा फ्रॉम इलस्ट्रेशन 13 कैलकुलेट ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर। तो ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है कि दोनों डिपार्टमेंट का खर्चा और आवर अलग-अलग करने के बजाय आप खर्चा भी इकट्ठा कर दो, 4 लाख जमा 6 लाख, और आवर्स भी इकट्ठे कर दो, 20,000 जमा 16,000, और यहाँ से देखो क्या रेट आता है। तो इट इज़ 1 मिलियन डिवाइड विद 36,000, 27.78 पर आवर। दिस इज कॉल्ड ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। एक ऑप्शन है डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट विच इज़ रिकमेंडेड मेथड, जिसको हम नॉर्मली परसू करते हैं। दूसरी ऑप्शन है ब्लैंकेट या फैक्ट्री वाइड या सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जिसमें हम खर्चे भी इकट्ठे कर देते हैं तमाम डिपार्टमेंट्स के, जिसमें हम आवर्स भी इकट्ठे कर देते हैं तमाम डिपार्टमेंट के, और बजाय इसके कि दोनों डिपार्टमेंट के अलग-अलग रेट निकालें, हम एक रेट निकाल लेते हैं। हमें किस अप्रोच को फॉलो करना है? तो मैंने कहा कि रिकमेंडेड है कि आप डिपार्टमेंट वाइज चलें, और रिकमेंडेड अप्रोच अब तक फॉलो करेंगे जब क्वेश्चन साइलेंट हो अबाउट द अप्रोच, तो आप रिकमेंडेड अप्रोच फॉलो करते हैं। लेकिन बाद का एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन देता है भाई इस मेथड से मामला हल करो, तो अगर एग्जामिनर कहेगा फैक्ट्री वाइड चलो तो फिर हम फैक्ट्री वाइड से चलेंगे। जी बेटा, आपके साथी का सवाल है कि अगर 3 डिपार्टमेंट चल रहे हैं, एक में लेबर आवर है, एक में मशीन आवर है, एक में यूनिट्स हैं, तो फिर इनका ब्लैंकेट रेट फाइंड कैसे किया जा सकता है, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो बेटा, जब आपको ब्लैंकेट रेट दिया जाएगा तो ब्लैंकेट रेट में बेस कॉमन ली जाती है। सिंपली बेस को सम नहीं किया जाता, आवर जमा यूनिट नहीं किए जाते, ठीक है। ये तो इनमें आवर्स, इनमें बेस कॉमन थी, आवर्स हमने ऐड कर दिया। जहाँ पे बेस अनकॉमन होगी वो ब्लैंकेट के लिए बेस हो सकता है, फिर अलहदा से हमें बताए, ठीक है। ब्लैंकेट रेट बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ब्लैंकेट की बेस फिर कोई अलहदा होगी। हो सकता है वो कहे जी ब्लैंकेट रेट के लिए बेस लेबर आवर है, तो तीनों डिपार्टमेंट के लेबर आवर इकट्ठे कर दो, ठीक है, वो बेस हमें अलहदा से बताएगा। ये चीज़ ज़रा जहन में बिठा, बेसिक असूल मैंने बता दिया कि भाई लेबर में यूनिट्स नहीं ऐड हो सकते, और साथ मैंने ये भी बता दिया कि क्वेश्चन में आपको बेस के बारे में गाइडलाइन दी जाएगी। अब जैसे यहाँ पे गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं थी, ये भी आवर है, ये भी आवर है, ऐड हो गए, लेकिन जहाँ पे आवर्स हैं, यूनिट्स हैं, वहाँ पे गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी और क्वेश्चन में वो अवेलेबल होगी, आपको देखनी पड़ेगी। लेबर, आवर्स और यूनिट्स ऐड नहीं हो सकते ब्लैंकेट के लिए। अच्छा जी, हमने पार्ट इलस्ट्रेशन 14 का, ये हमने इलस्ट्रेशन 14 का पार्ट 1 ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल दिया। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल किसी बच्चे के ज़हन में? जी और कोई? इसका सेकंड पार्ट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ई यूजिंग ब्लैंकेट रेट। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ई यूजिंग ब्लैंकेट रेट। ब्लैंकेट रेट में जब हमने ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है, चूंकि हमने रेट निकालते हुए आवर्स को इकट्ठे किए हैं, इसलिए देखा जाएगा ई पे टोटल आवर कितने लगने हैं। कितने आवर लगने हैं जी? ई पे 5 आवर्स लगने हैं। टोटल आवर्स इंटू टोटल आवर बेसिस पे रेट, जनाब कितनी बनी कॉस्ट? 138.9 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगर ब्लैंकेट रेट यूज़ करेंगे तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है? अगर डिपार्टमेंटल रेट यूज़ करेंगे तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है? मैं फिर बता दूं, बेहतर तरीका है डिपार्टमेंटल रेट को इस्तेमाल करना। दैट इज़ अ बेटर अप्रोच। वो मुनसिफाना अंदाज में कॉस्ट को, ज़्यादा मुनसिफाना अंदाज में कॉस्ट को प्रोडक्ट पे तकसीम करती है। Blanket rate is not that much fair. It is less fair as compared to departmental rate. लेकिन we should know the tool,
क्योंकि एग्जामिनर में आस्क अस टू अप्लाई बोथ, हमें दोनों का कह सकता है, हमें किसी एक का कह सकता है, तो हमें दोनों पे की समझ होनी चाहिए, कौन सा टूल कब रिकमेंडेड है उसका भी पता होना चाहिए। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। लेट्स डू सम पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑन दिस एरिया। हमारे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के दो हिस्से होते हैं अकाउंटिंग के। एक हिस्सा यहाँ पे आके ख़त्म होता है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट तक, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन रेट एंड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। एक हिस्सा यहाँ पे ख़त्म होता है, दूसरा हिस्सा इसके आगे अकाउंटिंग का आता है, डेबिट क्रेडिट कैसे करना है। तो डेबिट क्रेडिट का हिस्सा करने से पहले ज़रा इस हिस्से को हम मज़ीद कन्फर्म कर लें थ्रू फ्यू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 की अब बारी है। इट इज़ ऑन पेज 38, पेज 38 पे ये क्वेश्चन है जी। इसकी रिक्वायरमेंट अगर हम देखें, रिक्वायरमेंट से हमेशा सवाल हम रिक्वायरमेंट से पढ़ना शुरू करते हैं। कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, calculate an overhead absorption rate for the period for each department, assuming that a separate direct labor hour absorption rate is used for each department. And part C, calculate an overhead absorption rate for the period assuming that a single factory wide direct labor hour rate is used. So department, production department का खर्चा बनाना है पहले, probably apportionment will be required, फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंटल निकालना है, फिर ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है जी। पढ़िए जी डाटा ज़रा। अब इसमें अपोर्शनमेंट की बात दोबारा होने वाली है, इलस्ट्रेशन 2। अच्छा, 3 सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हमें कुछ कॉस्ट दी गई हैं ओवरहेड्स की मद में। 1 2 3 4 5 6 कॉस्ट हैं ओवरहेड्स की मद में, 6 हेड्स में हमें दी गई कॉस्ट। उन कॉस्ट की हमने एलोकेशन अपोर्शनमेंट करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तकसीम करना है, और ये हमारा पहला पार्ट है। पार्ट बी में फिर हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हर डिपार्टमेंट का अलग-अलग लेना है। सी में हमने सिंगल रेट पे जाना है। तो 3 डिपार्टमेंट जो हमारा फॉर्मेट होता है कि पहले हम कॉस्ट की डिस्क्रिप्शन लाएंगे, फिर हम टोटल कॉस्ट लेते हैं, फिर हम बेसिस लाते हैं, उसके बाद तकसीम 1 2 और 3। ये हमारे फॉर्मेट में कॉलम बनेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, बेसिस इसकी क्या है जिस पे हम तकसीम करने जा रहे हैं, एंड देन वी हैव डिपार्टमेंट ए बी सी। हमारी कॉस्ट है जी फैक्ट्री रेंट, टोटल कॉस्ट 60,000। दूसरी कॉस्ट हमारी है इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन जो कि है 80,000। तीसरी कॉस्ट हमारी है इंश्योरेंस, इट इज़ 20,000। और देन वी हैव हीटिंग एंड लाइटिंग। ये स्टैंडर्डाइज्ड सा एक फॉर्मेट है जिसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ 18,000। Then we have indirect materials and we have indirect labor. Indirect material and labor का इनफैक्ट हमें टोटल अवेलेबल नहीं है, हमें डिपार्टमेंट वाइज ऑलरेडी वो एलोकेटेड कॉस्ट अवेलेबल है। सो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर की तो एलोकेशन होनी है, अतः डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप अवेलेबल है। बाकियों की बेसिस हमें डिसाइड करनी है और कॉस्ट को तकसीम करना है। यहाँ से हमें फिर टोटल डिपार्टमेंटल कॉस्ट मिल जाएगी, टोटल ओवरहेड कॉस्ट हर डिपार्टमेंट की। ये 3 हमारे पास कॉस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। फॉर्मेट वही जो हमने पहले 2 दिन पहले बनाया था अपोर्शनमेंट के लिए, उसी फॉर्मेट पे हम चल रहे हैं। पहला कॉलम डिस्क्रिप्शन का, दूसरा कॉलम टोटल कॉस्ट का, तीसरा बेसिस, किस बेसिस पे कॉस्ट ने तकसीम होना है। देन उसके बाद आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितने हैं, अगर सर्विस डिपार्टमेंट भी होते तो वो भी आ जाते, जितने डिपार्टमेंट में सारे आ गए।
तीन हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों को हमने यहाँ पे ले लिया। अच्छा, अब बेसिस ज़रा ले आइए। रेंट की बेसिस, एरिया स्क्वायर मीटर, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन की बेसिस, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, इंश्योरेंस की बेसिस, उसने बताया हुआ ये हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हीटिंग एंड लाइटिंग की बेसिस उसने बता दिया वॉल्यूम, लेकिन ये आपकी एजुकेशन के लिए है। मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि अगर एरिया के साथ वॉल्यूम भी दिया जाएगा तो हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए बेहतर बेस वॉल्यूम होती है, एरिया नहीं। अगर यहाँ पे वॉल्यूम दिया ही नहीं जाता तो फिर हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए अवेलेबल बेसिस में से बेहतर एरिया होती, लेकिन यहाँ पे उसने बता भी दिया। ना भी बताता तो हमें पता था दिस इज एन अप्रोप्रिएट बेस। अच्छा, ये बेसिस आपके पास हैं, इन बेसिस को इस्तेमाल कीजिए और वर्किंग की मदद से आपको वर्किंग बनानी सिखाई गई है। एक वर्किंग बनेगी, दूसरी वर्किंग, तीसरी वर्किंग, चौथी वर्किंग, ठीक है जी। 4 वर्किंग आपको बनानी है, 4 रेट निकालेंगे, कॉस्ट को तकसीम करेंगे। जी जनाब, कीजिए वर्किंग से इनको तकसीम और मुझे डिपार्टमेंट का टोटल ख़र्चा बताइए, तीनों का क्या आ रहा है। किसी जगह कोई दिक्कत हो, किसी स्टूडेंट को पूछिए फैक्ट्री रेंट पर स्क्वायर मीटर कितना आता है। वर्किंग 1 हमारी रेंट की होनी थी, रेंट पर मीटर स्क्वायर 50, और वर्किंग 2 हमारी होनी थी इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन की, इसका रेट क्या आ रहा है जी 8%। ये रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। ये डेप्रिसिएशन का रेट, चूँकि इसकी बेस भी रुपीज़ में है, कॉस्ट रुपीज़ ओवर रुपीज़ परसेंटेज में लेते हैं। वर्किंग 3 में आपको इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस पर एम्प्लॉई लेने जा रहे हैं आप। कितनी आ रही है जी इंश्योरेंस का रेट? क्या आ रहा है 20,000 रुपीज़ डिवाइड विद नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, 400 पर एम्प्लॉई। वर्किंग 4, हीटिंग एंड लाइटिंग बनाना है आपने, तो हीटिंग एंड लाइटिंग पर क्यूब मीटर्स कितना है जी 18,000 का खर्चा है, और टोटल एरिया भी 18,000 ही है शायद। इट इज़ ₹1, इट इज़ ₹1 पर क्यूबिक मीटर। इन बेसिस को लेके आप कॉस्ट को तकसीम कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी तकसीम हुई भी है, 7,000, 6,600 और 9,400। ये इनडायरेक्ट मटेरियल की एलोकेशन गिवन है। 40,000, 27,000 और 20,000 ये भी एलोकेशन हमें अवेलेबल है। ये 8% ठीक है जी।
कॉस्ट की जो आपने रेट्स मुझे दिए, रेट्स मल्टीप्लाइड विद द बेस फॉर ईच डिपार्टमेंट, कॉस्ट हमारे पास आ रही है। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत इन वैल्यूज़ की कैलकुलेशन में पूछिए, मेक श्योर क्लास में जो एक्टिविटी दी जाए वो परफॉर्म करें और उसमें कोई दिक्कत हो उसको क्लैरिफाई करें। हर डिस्कशन को क्लास में फॉलो करें, एब्जॉर्ब करें और पूछिए अगर कोई दिक्कत है तो। ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं इन कैलकुलेट करके इनमें कोई डिसएग्रीमेंट किसी बच्चे का? जनाब टोटल कॉस्ट ए की क्या आ रही है जी? 94,000। बी की 114,000 और सी की 80,000। ये जी हमारा यहाँ पे पार्ट ए वी आर डन। हमसे पार्ट ए में कहा गया था कैलकुलेट द ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स हमारे पास आ गए हैं। इसके बाद है जी पार्ट बी, उसमें वो कहते हैं जी कैलकुलेट एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द डिपार्टमेंट फॉर ईच डिपार्टमेंट अज्यूमिंग दैट अ सेपरेट डायरेक्ट लेबर आवर एब्जॉर्प्शन रेट इज़ यूज्ड। तो इसके लिए अब आपको डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स पता है आपको। डायरेक्ट लेबर आवर्स आप ले आइए हर डिपार्टमेंट के, तो यहाँ से आप फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ले पाएंगे। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आप इधर से कैलकुलेट कर पाएंगे जो कि रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर आवर। डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको हर डिपार्टमेंट के अवेलेबल हैं। 8,000, 6,000, 4,000, 8,000, 6,000, 4,000। डिवाइड कीजिए कॉस्ट को आवर से, रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर आवर 11.75, 19, 20। ये जी हमारा पार्ट बी भी एड्रेस हो गया। हमसे कहा गया था डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बताइए लेबर आवर की बेसिस पे। तो हमने हर डिपार्टमेंट का खर्चा लिया, उसके लेबर आवर से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए जब लेबर आवर को बेस लिया जाता है तो वो डायरेक्ट लेबर आवर होते हैं। बाज़ वक़्त एग्जामिनर आपको डिटेल्स में इनडायरेक्ट लेबर आवर्स भी दे देता है, तो ख्याल रखना है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इनडायरेक्ट लेबर आवर पे तकसीम होकर नहीं बनता। जब हम लेबर आवर की बेसिस पे कह रहे हैं ना, तो लेबर आवर से मुराद डायरेक्ट लेबर आवर की बेसिस पे। तो इस क्वेश्चन में अगर हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इनडायरेक्ट लेबर आवर भी हर डिपार्टमेंट के बता देता, उसको हमने बेस में शामिल नहीं करना होता। हमारी बेस अगर लेबर आवर्स बनती है तो वो डायरेक्ट लेबर आवर्स होती है। अभी चूँकि इलस्ट्रेशंस हैं इसलिए हमें बड़ी सीधी सीधी इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन मैं साथ साथ आपको ऐड करता जा रहा हूँ कि एग्जामिनर कहाँ से कन्फ्यूजन ला सकता है और आपने उससे कैसे डील करना है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? पार्ट सी, कैलकुलेट एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर द पीरियड अज्यूमिंग दैट अ सिंगल फैक्ट्री वाइड लेबर आवर रेट इज यूज्ड। सिंगल फैक्ट्री वाइड लेबर आवर रेट, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ। पार्ट सी, सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। उसका तरीका क्या है कि सारे डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड इकट्ठे कीजिए, 94,000 प्लस 114,000 प्लस 80,000 और डिवीजन में तमाम डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स इकट्ठे कर दीजिए। 8,000 जमा 6,000 जमा 4,000। तो बताइए यहाँ से रेट क्या आया? ₹16 पर डायरेक्ट
लेबर आवर। लीजिए जी, यू आर डन विद पार्ट सी एज वेल। सो ये आपका पार्ट ए, ये आपका पार्ट बी और ये आपका पार्ट सी। अच्छा, मैंने आपसे प्रेजेंटेशन पे बात की थी कि प्रेजेंटेशन आपकी साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन में वर्किंग की प्लेसमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर आप मेरा सवाल देखो, अज्यूमिंग का एक पेज ये है, ये दूसरा पेज है, तो दिस इज़ इनअप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। मतलब एक सवाल कर रहे हैं, करते करते बीच में वर्किंग आ गई और फिर सवाल के जवाब आगे एक्सटेंड हो रहा है। यूजुअली जब आप सवाल शुरू करते हो तो यू नीड टू एस्टिमेट हाउ मच स्पेस यू विल बी नीडिंग फॉर द आंसर, एक पेज या एक से ज़्यादा पेज। फेयर आइडिया आपको जनरली हो जाता है विद एक्सपीरियंस। आपको लग रहा है अगर एक पेज इज़ एम्पल फॉर द आंसर, तो आपको जब भी वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी यू विल ऑलवेज डू वर्किंग ऑन द नेक्स्ट पेज। कभी बीच में जगह छोड़ के उसी पेज पे वर्किंग करने की कोशिश ना करो, हमेशा वर्किंग के लिए नया पेज चूज़ किया करो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडलाइन बता रहा हूँ आपको। अगर आपको लगे नहीं मेरा आंसर एक ही से एक्सटेंड कर सकता है, 1.5 पेज, सवा पेज लग जाएंगे, तो वर्किंग आप शुरू करोगे फिर तीसरे पेज से। आंसर पहले पेज से शुरू किया, वर्किंग की ज़रूरत पड़ी, थर्ड पेज पे जाके वर्किंग कर रहे होगे। चलते चलते आंसर हो सकता है आपका सवा पेज पे जाए, 1.5 पे जाए, बट वर्किंग हमारी लहदा पड़ी होगी। आंसर के बीच में कहीं वर्किंग नहीं आनी चाहिए। तो ये आदत डेवलप कीजिए कि आप आंसर की जगह एस्टिमेट करके उसके हिसाब से ज़्यादा जगह ले लो, कम ना रहे। दूसरे पे शक है, तीसरे पे चले जाओ, तीसरे पे शक है, चौथे पे वर्किंग ले जाओ, बट ऐसा ना हो कि आंसर के बीच में कहीं वर्किंग फंस जाए, तो दैट इज़ इनअप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। जी कोई सवाल? वी आर डन विद द क्वेश्चन। कोई चीज़ में समझ नहीं आई पूछिए। हमने यहाँ पे अपोर्शनमेंट देखी है, यहाँ पे हमने डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का कॉन्सेप्ट देखा है, यहाँ पे हमने सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की बात की है। कोई सवाल? जी दोनों सिनेरियोस में डायरेक्ट लेबर आवर्स ले लेना। जी बेटा, जैसे उसने दिया वैसे। उसने आपको कहा यूजिंग सेपरेट डायरेक्ट लेबर आवर, उसने कहा डायरेक्ट लेबर आवर, जो उसने कहा वैसे ही चलें। इनडायरेक्ट तो बेस बनती ही नहीं है, मैंने बता दिया आपको। इनडायरेक्ट लेबर आवर कभी भी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की बेस नहीं बनती। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की बेस हमेशा अगर लेबर आवर बननी है तो वो डायरेक्ट ही होंगे, ना भी बताए तो भी डायरेक्ट ही होंगे। मैंने इसीलिए आपको क्लियर किया। इस सवाल में तो उसने क्लियरली कह दिया कि डायरेक्ट लेबर आवर की बेस पे एब्जॉर्ब कीजिए। अगर वो यहाँ पे सिर्फ लेबर आवर भी लिख देता तो मतलब डायरेक्ट लेबर आवर ही होता है, क्योंकि ओवरहेड एब्जॉर्ब किए जाते हैं डायरेक्ट लेबर आवर की ही बेसिस पे, इनडायरेक्ट लेबर आवर की बेस पे एब्जॉर्ब नहीं किए जाते। अच्छा जी, एक इलस्ट्रेशन 3 पे आइए ज़रा, और क्वेश्चन 3 पे पेज 40 पे आ रहा है आपके पास। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द बजटेड टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनानी है एक्स की और वाई की। बढ़िया ज़रा डाटा, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वाई। अच्छी तरह सवाल पढ़ लीजिए। ये सवाल आप खुद हल करेंगे, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कोई एक इलस्ट्रेशन कराई थी। यूसी लेवल का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 पेज 40। इसमें आपके जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे, पहले आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट CC1 का निकालोगे, फिर आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट CC2 का निकालोगे। 2 डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों के ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट चाहिए। इसके बाद आप 2 प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी जी? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई 2 प्रोडक्ट्स हैं, उन दोनों की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। आप देखोगे CC1 में कितना खर्चा लगा, CC2 में कितना खर्चा लगा, दोनों की कॉस्ट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। ये है वैल्यू जो आपसे रिक्वायर्ड है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। तो स्टेप नंबर 1, दोनों डिपार्टमेंट का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। स्टेप नंबर 2, इन CC1 की कॉस्ट एक्स में कितनी जाएगी, वाई में कितनी जाएगी, CC2 से कॉस्ट एक्स में कितनी जाएगी, वाई में कितनी जाएगी, टोटल एक्स की कॉस्ट, वाई की कॉस्ट। ये है समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आपने लेके आनी है।
और इसके लिए आप एग्ज़ाम्पल का सहारा ले सकते हो जो हमने अभी लास्ट एग्ज़ाम्पल देखी थी क्वेश्चन नंबर 2 से पहले। बिल्कुल उसी अंदाज में हमने इसको डेटा को हैंडल करना है जैसे हमने पिछली एग्ज़ाम्पल देखी थी क्वेश्चन नंबर 2 से पहले। किसी जगह कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ ना आए, पूछिए, बट मेक श्योर कि आप ये एग्ज़ाम्पल जो आपको क्लास असाइनमेंट दी जाती हैं आप में ये करने की अहलियत हो। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आएगा, ये मैंने फैक्टर्स आपके सामने समराइज्ड वे में प्रेजेंट किया। तो CC1 का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या आता है जी? 4.2 पर आवर। और CC2 का 3.6 पर आवर। ये जी आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गए हैं। इन एब्जॉर्प्शन रेट्स को लेके अब आप कॉस्ट पर यूनिट बना सकते हैं। जैसे CC1 में X पे टाइम लगा 1.5 आवर और रेट है 4.2, और CC2 में X पे टाइम लगा 2 आवर, रेट है 3.6। सो मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 6.3, दिस इज 7.2, सम करेंगे तो 13.5। ये है जी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट X की। Y पे CC1 में टाइम लगा 1.2 इंटू 4.2 कितना बना? 1.2 इंटू 4.2 5.04, और Y का टाइम CC2 में लगा 2.6 इंटू 3.6 9.36, सम करेंगे तो 14.40। दिस इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनाना, तो उसका तरीका हमने यहाँ पे है डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पहले बनाए, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज डाटा अवेलेबल है। तो डिपार्टमेंट वाइज डाटा जब अवेलेबल हो तो हमारी प्रेफरेंस यही रहती है। डिपार्टमेंट वाइज जब डाटा अवेलेबल है तो हम डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लेते हैं। तो हमने डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट लिया, और उसके हिसाब से हमने जिस प्रोडक्ट पे जितना टाइम लगा हर डिपार्टमेंट में, उसकी कॉस्ट हमने उतनी उस प्रोडक्ट में ऐड कर दी। CC1 की कॉस्ट होती है 4.2 पर आवर, 4.2 पर आवर। CC2 की कॉस्ट है 3.6 पर आवर, 3.6 पर आवर। तो जितना जितना टाइम लगा X का CC1 CC2 में, उसका हिस्सा आ गया। जितना टाइम लगा Y का CC1 CC2, उसका हिस्सा आ गया। तो कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट का डाटा हमारे पास आ गया। एनी क्वेश्चन? किसी भी थोड़ा सा मैं आपकी ज़रा वैल्यूएशन, अभी कुछ हमारा 1 वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है आज क्लासेस का, तो मैं जो चीज़ सबसे अनफॉर्चुनेट ऑब्जर्वेशन होती है, दैट इज़ योर लैक ऑफ रेगुलरिटी इन द क्लासेस इन जनरल। देर आर, आई नो देर आर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेगुलर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच्चे बीच में ऐसे होते हैं जो इरेगुलर होते हैं। मेरे हिसाब से दैट इज़ द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ योर कमिटमेंट विद योर स्टडीज़ एंड विद योर प्रोफेशन, विद योर फ्यूचर। मतलब घर पे आपका होमवर्क कैसा है, दैट कम्स सेकंड।
पहली चीज़, आप क्लास में कितने रेगुलर हो, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी घर पे जो क्लासरूम एक्टिविटी है उसकी रिवीजन कितनी रेगुलर है। तीसरी चीज़ आती है कि भाई उससे बढ़ के भी कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो अगर आप, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे पहली स्टेज पे ही गिर जाते हैं, वो उस पहले स्टेप को ही मीट नहीं कर पाते और उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली ब्लेम करते हैं कि शायद आई कैप का पेपर ऐसा था तो पेपर वैसा था, या टीचर ऐसा था या टीचर वैसा था। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब दुख होता है आप लोगों के इस तरह के इन जनरल रवैये को देख के। तो आई अंडरस्टैंड कि आज जैसे मैंने कल ऑब्ज़र्व किया, कल हमारी एवरेज अटेंडेंस से नॉर्मली 10-12 बच्चे एबसेंट थे, आज हमारी एवरेज अटेंडेंस से लगभग 15 से 20 बच्चे एबसेंट हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट ट्रेंड कि आप बड़ा कैजुअल वे में लेते हो। और वो तो मुझे पता है कि जो बच्चा छुट्टी करता है मेकअप करके तो नहीं आता। हालांकि अब देखिए, अब आज जो बच्चे ने फॉर एग्जांपल लेक्चर मिस किया, जिसने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट को मिस किया, और कल आके जब हम मजीद एग्जामिनल क्वेश्चन में हम फर्दर एंट्रीज की बात कर रहे होंगे, मजीद आगे डिस्कशन क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि वो कुछ सीख पाएगा या आगे चल पाएगा। और बाद में फिर रिजल्ट क्या निकलता है कि जब आप 1 या 2 लेक्चर छोड़ देते हो किसी एक टॉपिक पे, वो टॉपिक आपकी ग्रिप से निकलता है। आप टॉपिक आपकी ग्रिप से निकलता है तो आप कहते हो अच्छा ठीक है बाद में देखेंगे। दिस इज अनदर अनफॉर्चुनेट स्टोरी। बात किसी मजबूरी से भी आपका लेक्चर छूट जाता है, कोई जेन्युइन रीज़न होती है, कोई कैजुअल नेस इज़ नॉट द ओनली रीज़न, लेकिन जेन्युइन रीज़न भी होती है। तो आप उस चीज़ को एक और जो क्राइम के ऊपर क्राइम करते हो, कोई चीज़ को पेंडिंग कर देते हो, अच्छा बाद में देखेंगे। और बाद फिर वो अनफॉर्चुनेटली आप लाते हो जब सिलेबस कोर्स ख़त्म हो जाता है टीचर की तरफ से, तो उस वक्त बाद आता है। और वो बाद भी फिर लटकता रहता है, अच्छा ये तो पढ़ा नहीं है, तो जो आता है पहले उसको रिवाइज कर लें, जो आता है पहले उसको रिवाइज कर लें, जो नहीं आता वो पेंडिंग होता रहता है। और एग्जाम सर पे आते हुए कहते हैं यार इसके बगैर ही चलते हैं, देखा जाएगा, ये तो पिछले बार भी आया था सवाल, तो शायद ना ही आए। तो रिजल्टेंटली अगेन जो मैंने कहा था, आप चांस की टिकट के साथ एग्जामिनेशन में एंटर हो जाते हो और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि चांस की टिकट ली है तो सीट भी मिलनी चाहिए मुझे, मेरे टाइम पे मैं मंजिल पे भी पहुंचूं मैं, और नहीं पहुंचते तो इल्ज़ाम फिर पीआईए का होता है कि जी मैंने चांस की टिकट ली थी, मुझे लेके क्यों नहीं गए। यू डोंट रियलाइज़ कि आपने चांस की टिकट ली हुई है। चांस की टिकट का मतलब तुक्का लग गया नहीं तो ना सही। तो तुक्का हर वक्त नहीं लगता, और सीए प्रोफेशन में तो बिल्कुल भी नहीं लगता। चांस की टिकट 99.9% फेलियर होती है यहाँ पे। ये चीज़ आपको बाय नाउ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एहसास हो जाना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ, यू आर एट द एंड ऑफ द कैफ लेवल। और फिर असल चीज़ ये है कि ये कैफ लेवल है, इसके बाद सी फैप लेवल है। मतलब मुझे फिर ज़्यादा ये भी होता है, आप लोगों को देखो, आप सब मेरे बच्चों की तरह हो, भाइयों की तरह हो, बच्चियों की तरह हो, ये दुख होता है कि अगर आपकी कैफ में कमिटमेंट ऐसी है, इस कमिटमेंट से कैफ फिर शायद दूसरी नहीं तो तीसरी टर्म में निकल जाता है, पर्चा धक्के से निकल जाता है ना, कुछ आसानी से चांस की टिकट लग जाती है, ठीक है जी। लेकिन सी फैप के तो आप करीब भी नहीं फटक पाते, क्योंकि सी फैप में फॉर योर इंफॉर्मेशन उसमें आपका एक एक सब्जेक्ट कैफ के 4-4 सब्जेक्ट के बराबर मेहनत मांगता है। एक एक सब्जेक्ट पे आपको जितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं बताता हूँ अक्सर बच्चों के, आपको तो कंपनी लॉ की महल में जो किताब आती है, इतनी सी किताब आती है, परेशान हो जाता है, ये बड़ा ज़्यादा है, इसको कौन याद करे। आई स्टिल रिकॉल, आई एम श्योर आज भी ऐसा ही है कि हम जब कंपनी लॉ की किताबों के ढेर लगाते थे ना, तो एक किताब, पहली किताब इतनी बड़ी होती थी, पूरा ऑर्डिनेंस पढ़ना है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इतना को बड़ा कम अज़ कम ढेर होता था इस शेप में। ऐसे नहीं कह रहा मैं, ऐसे होता था 1 2 3 4 5, यहाँ तक ढेर होता था जो पढ़ना पड़ता था। इतना ढेर तो मुझे लगता है पूरे कैफ में आप नहीं पढ़ते किताबों का, वहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ना पड़ता है, इंशाअल्लाह आप भी पढ़ोगे जाके। लेकिन उसके लिए बात फिर वही है कि कमिटमेंट चाहिए कि भाई मैंने ये चीज़ हासिल करनी है। सीए की क्वालिफिकेशन बहुत ल्यूक्रेटिव है, बहुत रिवॉर्डिंग है, ठीक है, और डूएबल भी है, बट सब्जेक्ट टू एफर्ट्स, सब्जेक्ट टू राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। अगर आप राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट करोगे तो बहुत आसानी से डूएबल है। ऐसा कोई मैंने बच्चा नहीं देखा जो कहे फेयरली कह सके कि मैंने इंसाफ किया तो मैं पास नहीं हुआ। मैंने सैकड़ों बच्चे ऐसे देखे हैं जो बगैर फेलियर के कैफ से निकले हुए हैं, दसियों ऐसे देखे हैं जो बगैर फेलियर के पूरा सीए करके गए हुए हैं, इंक्लूडिंग मी। लेकिन ऐसा बच्चा रेयरली देखा है जो कहते जी मैंने पूरा इंसाफ किया था और मैं फेल हो गया हूँ। मतलब उसका अगर कोई ऐसा क्लेम भी करता है तो उसका ख्याल होता है, उसके 2 सवाल पूछते तो आप उसके सामने इतनी लंबी लिस्ट निकाल के रख देते, तो भाई ये तुम्हारी खामी है, जो तुम कहते हो तुमने इंसाफ किया, तो तुमने 1 2 3 4 5, मेरे सामने भी कोई बच्चा आ जाए वो कहे जी मैंने पूरी मेहनत से पेपर दे के पास किया था,
तो मैं 5 मिनट लगाऊंगा, उसकी मैं एक लिस्ट निकाल के बता दूंगा ये तुम्हारी मेहनत में ये चीज़ें मिसिंग थी। वो क्यों मिसिंग थी वो बात की बात है, उस बच्चे की खामी थी, उसको गाइडेंस की कमी थी, क्या वजह थी, लेकिन खामियों की लिस्ट होती है। तो यहाँ पे आपको बार बार जो गाइड किया जाता है सिर्फ मेहनत नहीं करनी, मेहनत भी राइट अमाउंट की, राइट डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी ठीक होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी भी ठीक होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब आप कर पाओगे तो ही इंशाअल्लाह आप पास हो पाओगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप दिन में 24 घंटे होते हैं, 7-8 घंटे सोने में गुजर जाए, 2-3 घंटे खाने पीने में, नमाज में, ट्रैवलिंग में 4 घंटे गुजर जाएं, फिर भी 12 घंटे बचते हैं, 3-4 घंटे कॉलेज में गुजार लो, फिर 8 घंटे बच गए। तो 8 घंटे में से अगर घर में 2-3 घंटे भी आप रेगुलरली पढ़ते रहो, 4-5 घंटे यू कैन स्टिल एंजॉय। जो आपका शौक है, आपके खेल कूद है, आप कम से कम 2 महीने अगले वो कर सकते हो। आखिरी 2 महीने फिर आपको उस पर भी कर्टेल करना पड़ेगा कि नहीं भाई अब सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, पढ़ाई का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अब 4 नहीं 6 घंटे पढ़ना, 6 नहीं 8 घंटे पढ़ना। जब कॉलेज खत्म हो गया तो ये टाइम भी होमवर्क में चले जाना है, तब बढ़ाने पड़ेगा टाइम। लेकिन प्रायोरिटी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। आप चाहो कि जिससे आपके दोस्त BBA कर रहे हैं, जिसका कोई दोस्त आपका MBA में शायद पहुंच गया हो या कुछ और क्वालिफिकेशन कर रहा हो, जो उनकी रूटीन है उस रूटीन से आपका CA हो जाएगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि जो BBA को रिवॉर्ड मिलना है वो आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिलना। आप लोग में जितनी देर में आपके साथी BBA और MBA करेंगे, अगर आप मेहनत से कर रहे होगे इंशाल्लाह CA कर चुके होगे। और MBA को अगर आज नौकरी ढूंढना जाए, पहली बात दिक्कतें बेतहाशा हैं, मिलेगी तो क्या मिलेगी, 25,000, 30,000, 35,000। और अगर आप CA करके नौकरी ढूंढने जा रहे हो इंशाल्लाह लाइक्लीहुड बहुत हाई है, मतलब नेग्लिजिबल अनएम्प्लॉयमेंट होती है हमारी CA में। और स्टार्टिंग सैलरी भी कि अगर आपको MBA के मुकाबले में अगर 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना स्टार्टिंग सैलरी मिलनी है, यू विल हैव टू अर्न इट। वो आपको अर्न करनी पड़ेगी, नॉट इन फाइनेंशियल टर्म बट इन योर हार्ड वर्क टर्म, कमिटमेंट से अर्न करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो काइंडली इस स्टेज पे जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से आगे सिर्फ मेरे ख्याल में 2 साल हैं आपके स्टडी के, जितना वक्त गुजार चुके हो 2 या मैक्सिमम 2.5 साल स्टडीज़ के हैं। 2 से 2.5 साल अगर आप अपने आप को रेगुलेट करके चल पाओगे इंशाअल्लाह, तो आपके लिए बहुत आसानियाँ आगे ज़िंदगी में रहेंगी इंशाअल्लाह प्रोफेशनल वर्ल्ड में। आज के इतना ही, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हैं, तो इसलिए मेरा प्लान नहीं है। मंडे को इंशाअल्लाह हम चलेंगे आगे कुछ क्वेश्चन देखने, और मंडे को हमने जैसे कहा कि जो आखिरी एस्पेक्ट है इसका अकाउंटिंग एंट्री, उस पर इंशाअल्लाह बात कर रहे होंगे हम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।